हर पेशेंट, अगर आप गहराई में जाएंगे तो लोग एक्चुअली जिंदगी जीने के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो अपने नाती पोतियों के साथ खेलना चाहता है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जोड़ शायद हिप जॉइंट है। पेशेंट्स अपने उस जोड़ को भूल जाते हैं। वो इतनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और बहुत बहुत सालों से नॉर्मल जिंदगी, अंदर पार्ट्स डाल रहे हैं, वो किस धातु के बने हुए हैं कि अगर आपकी चाल में कोई लिम्फ देखने में आ रहा है, अगर आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, कि इन स्टेरॉइड दवाओं का एक दुष्प्रभाव होता है। ये कूल्हे में एक बीमारी करते हैं जिसको एवियन यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ये एक बेहद खतरनाक बीमारी है। एक कूल्हे का जोड़ पूरी तरह गल करके खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन करके अपना बॉडी मास अथवा अपनी मसल मास को बिल्टअप नहीं कीजिए। हड्डी का टीबी स्पाइन और कूल्हे में बहुत कॉमनली होता है, और कूल्हे के अंदर अगर एक बार टीबी हो गया तो फिर वो कूल्हे का जोड़ खराब हो जाता है। ये होता है एक सॉकेट और ये होती है एक बॉल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बेहद खास एपिसोड में। मेरे साथ हैं राजस्थान के या कहें तो देश के जाने माने हिप सर्जन डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जिन्होंने लोगों को दर्द से राहत ही नहीं दिलाई बल्कि उनको चलना भी सिखाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का। सर, जब हड्डी टूटती है ना, तो क्या हड्डी टूटती है या हौसला भी टूटता है? दोनों ही टूटते हैं। जब हड्डी टूटती है तो उसके एक तो पहलू होता है मेडिकल पहलू, जिसके बारे में अक्सर कर हम देखते हैं और वो हमारी आंखों के सामने होता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है कि जब एक ऐसा इंसान जिस पे घर की जिम्मेदारियां हैं और जिसको किसी तरह का कोई ट्रॉमा हुआ है और अचानक से उसकी लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ गई, 3 महीने या 4 महीने तक उसको बिस्तर में रहना पड़ रहा है या ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई है, तो उसके आगे के जितने भी, चाहे वो सर्विस कमिटमेंट्स हैं या बिजनेस कमिटमेंट्स हैं, उसके आगे के जो प्लान्स हैं वो सब भी एक साथ में धाराशायी होते हैं। और इसके अलावा परिवार के संग कोई ऐसा समय निकालना हो या कोई और भी प्लान्स कर रखे हो, घर में कोई फंक्शन हो, तो ये सभी चीज़ें एक साथ में उस वक्त अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हौसला भी टूटता है, लेकिन एक चीज़ पक्की है क्या कि जब हौसला टूटता है तो ही वो पेशेंट ज़्यादा मजबूत हौसलों के संग सामने आते हैं समय के साथ में। सर, क्या कोई ऐसा मरीज है कि इसका आपने ऑपरेशन किया और उसने चल के आपका हाथ पकड़ लिया और कहता ना एक दुआ सिद्धियों को भी ऐसा हुआ? सर, बहुत हुआ है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन शायद मैं ये मानता हूँ कि एक मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो पेशेंट हमारे लिए जो एक दुआ देता है, एक हमारे लिए जो प्रार्थना करता है, वो मन से करता है। क्योंकि हम उसको दर्द से मुक्ति दे रहे हैं, हम उसके जीवन को शायद पटरी पे लाने में सहायक होते हैं। तो वो जो हमसे एक प्रेम, एक भावनात्मक रिश्ता जो बनता है, उसका शब्दों में वर्णन तो शायद संभव नहीं है। ऐसे मेरे पेशेंट है, एक हमारे माताजी हैं, तो वो आती हैं हमेशा मेरे को दिखाने के लिए, और आकर के वो कुछ नहीं करती, सबसे पहले आती है और मेरे को हल्का सा करके मेरे सिर के ऊपर अच्छे से सहला देती है। मैं ओपीडी में हूँ तो पता लगता है मेरे पूरे बाल अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन मैं उनको कभी भी नहीं रोकता, क्योंकि उसमें जो उनमें एक जो ममता है, तो मैं उनको रोकने का शायद अधिकार ही नहीं है मेरे को। वो अपनी ममता की वजह से वशीभूत होकर के करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं और ममता भी रखते हैं। सर, क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि मुझे चलने से ज़्यादा ज़िंदगी जीनी है? हर पेशेंट, अगर आप गहराई में जाएंगे तो लोग एक्चुअली जिंदगी जीने के लिए हमारे पास आते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक पेशेंट जिसकी उम्र 60 वर्ष है अथवा 65 वर्ष है, जिसके कूल्हे खराब हो गए हैं, घुटने खराब हो गए हैं, जब वो हमारे पास में आता है तो उसका एक्चुअली आप उसका ध्येय समझिए। वो मेरे पास में इसलिए नहीं आया कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दो और मैं चल लूँ। वो इसलिए आया है क्योंकि वो अपने नाती पोतियों के साथ खेलना चाहता है। वो इसलिए आया है क्योंकि वो समाज में जाना चाहता है। वो इसलिए आया है ताकि वो कुछ अपनी यूटिलिटी 60-65 की एज में प्रूव कर सके। तो इसी को तो जिंदगी जीना कहते हैं। तो इसलिए वो आता है हमारे पास जिंदगी जीने के लिए। ये सर्जरी तो बाई प्रोडक्ट है। सर, हिप सर्जरी का नाम सुनते ही डर सा लगता है। आप लोगों को कैसे समझाते हैं कि अरे हिप सर्जरी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि सर वही ना, सर्जरी नाम से वैसे डर लगता है अगर चीरा लग जाए तो। और ये तो सर बैठने की बात होती है कि ज़िंदगी मुझे जीनी है, मुझे बैठना है। अब जैसे मैं बैठा हूँ सर, हिप पे ही बैठा हूँ, नहीं तो पता नहीं लेटा रहूँ। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शरीर का
सबसे महत्वपूर्ण जोड़, वैसे तो सभी इवन एक छोटा से छोटा जॉइंट भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जोड़ शायद हिप जॉइंट है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारा जो बॉडी का पूरा वेट बियर है वो हिप से ही शुरू होता है। और अगर हिप जॉइंट अगर कोई किसी कारणवश पीड़ा देने लग जाए तो विश्वास मानिए वो पेशेंट बाकी सभी प्रकार की पीड़ाएं भूल करके केवल हिप जॉइंट के पीछे लग जाता है। तो डेफिनेटली इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हिप जॉइंट सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट है। और लेकिन ये कह सकते हैं कि समय के संग अब जो तरक्की हुई है सर्जरी में और मेडिकल साइंस में, अब जो हमारे पास में विभिन्न प्रकार के जोड़ आ गए हैं, तो एक बार जोड़ कूल्हे के जोड़ के ऑपरेशन के बाद में पेशेंट्स अपने उस जोड़ को भूल जाते हैं। यानी ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको शायद ये भी याद नहीं रहता कि उनका राइट का ऑपरेशन हुआ है या लेफ्ट का ऑपरेशन हुआ है। वो इतनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और बहुत बहुत सालों से नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या क्या है सर इसके अंदर? देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो सबसे बड़ा हुआ है मेरी नज़र में वो है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी होता है इम्प्लांट एंड मेटल की स्टडी को हम बोलते हैं कि उनका जो हम जो अंदर पार्ट्स डाल रहे हैं वो किस धातु के बने हुए हैं, उनकी पॉलिशिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है। तो अगर हम शुरुआत करें तो ये सीमेंट के साथ के अंदर जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता था, फिर मेटल के साथ के अंदर आया, फिर नॉन सीमेंटेड जोड़ आए, फिर मेटल के हिप्स आए, फिर उनके अंदर भी कोबाल्ट, क्रोम और अन्य धातुओं के हिप्स आए, और अब सिरेमिक के और सिरेमिक से भी आगे की कई धातुओं के जोड़ अब सामने आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि एक बार ऑपरेशन कराने के पास पेशेंट 20, 25 अथवा 30 वर्ष तक पेशेंट एकदम पेन फ्री और बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है, नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। एक आम आदमी है सर, उसको कब पता चला कि हिप सर्जन से मिल रहे हैं? ये सवाल सर सबसे बड़ा है, क्योंकि आदमी बैठा है, दर्द हो रहा है, चल यार तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि अक्सर कर जब हम देखते हैं तो हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो दर्द की टैबलेट ले लेते हैं, कोई मालिश मसाज करवा लेते हैं, कुछ ट्यूब्स वगैरह लगा लेते हैं। ये घरेलू उपचार है, सभी पेशेंट्स ऐसा करके आते हैं। लेकिन इसमें हम पेशेंट को एक ही बात कहते हैं कि अगर आपकी चाल में कोई लिम्प देखने में आ रहा है, अगर आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, अथवा दर्द की गोली की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपको दिन में एक बार गोली खानी पड़ रही है, तो ऐसे में बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं दिखाएं और अपने आसपास में जो भी अस्थि रोग विशेषज्ञ है उसको आप संपर्क करें। वो आपके एक्सरे करके देखेंगे, वो आपको जांचेंगे और आपको बता देंगे कि आपको क्या तकलीफ चल रही है। सर ये केवल बुजुर्गों में समस्या है, युवाओं में बढ़ रही है? हाँ। और सर एक सवाल साथ में इसमें जोड़ देता हूँ, आजकल देखते हैं कि बच्चों के अंदर भी हिप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपने बिल्कुल सारगर्भित सवाल पूछा है साहब, और महत्वपूर्ण है, खास तौर से सोसाइटी के लिए एक संदेशा भी है इसमें। आजकल हम लोग ये देखते हैं कि आप देखिएगा आजकल जिम कल्चर काफ़ी तेज़ी से युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है, और अच्छी बात है। जो अपने देश के युवा एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को फिट रखने का यत्न करेंगे तो देश जवान होगा। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो मसल मास तेज़ी से बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं जिनको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। और काफ़ी बार युवा जो 18, 20, 22 वर्ष के होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि इन स्टेरॉइड दवाओं का एक दुष्प्रभाव होता है। ये कूल्हे में एक बीमारी करते हैं जिसको एवीएन यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ये एक बेहद खतरनाक बीमारी है जिसमें दोनों कूल्हे के जोड़ अथवा एक कूल्हे का जोड़ पूरी तरह गल करके ख़त्म हो जाता है। और ऐसे में हमें उन कूलों को जोड़ प्रत्यारोपण की बहुत ही यंग एज के अंदर आवश्यकता पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कूल्हे का पूरा जोड़ खराब हो गया और 25 की उम्र में उनको सर्जरी की आवश्यकता लग गई, क्योंकि वो 4 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत आवश्यक है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिम भी जाएं, लेकिन किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन करके अपना बॉडी मास अथवा अपनी मसल मास को बिल्टअप नहीं कीजिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुत गहरे हैं और इसको पूरी तरह अवॉइड किया जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक कूल्हे के जोड़ की बात है तो यंग पेशेंट्स में भी और ओल्ड पेशेंट्स में भी, दोनों के अंदर ही कूल्हे के खराब होने के और भी कई कारण होते हैं। और उनमें कूल्हा फ्रैक्चर की वजह से भी खराब हो सकता है, उनमें कूल्हा आर्थराइटिस की वजह से भी खराब होता है, कूल्हे में ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है, उसकी वजह से भी कूल्हा खराब। कूल्हे में भी टीबी हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है साहब। हड्डी का टीबी स्पाइन और कूल्हे में बहुत कॉमनली होता है, और कूल्हे के अंदर अगर एक बार टीबी हो गया तो फिर वो कूल्हे का जोड़ खराब हो जाता है और उसको भी ऑपरेट करना पड़ता है। सर कूल्हा पूरा चेंज होता है क्या? हाँ, तो कूल्हे के अंदर 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है हेमिप रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर हम सिर्फ कूल्हे की गेंद चेंज करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसकी सहायता से।
तो ये हमारा कूल्हे का जोड़ में ये होता है एक सॉकेट और ये होती है एक बॉल, और कूल्हे के जोड़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसके अंदर सॉकेट के अंदर बॉल इस तरीके से घूमती है। तो हम लोग जब केवल बॉल को चेंज करते हैं और सॉकेट को नहीं करते तो हम कहते हैं हेम हीप रिप्लेसमेंट, यानी आधा जोड़ बदला गया है। और जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है उसके अंदर हम सॉकेट को भी चेंज करते हैं और बॉल को भी चेंज करते हैं, तब उसको बोला जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, यानी हाँ, बॉल और मतलब बॉल और सॉकेट दोनों को सॉकेट जब बदला जाता है तो उसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। सर जब आपने ऑपरेट कर दिया, रिकवरी में क्या सर मानसिक जो स्थिति होती है उसका फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो पेशेंट जो हमारे पास में मुस्कराते हुए आते हैं और मैं देखता हूँ उनका एक जज्बा अलग लेवल का होता है, उन पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो ये ज़रूरी है कि परेशानी आपको है लेकिन चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखिए, तो आपकी रिकवरी फास्ट होएगी। यानी आप खुश रहेंगे तो आपकी रिकवरी, पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे और वो आपको अच्छी रिकवरी के अंदर लाभदायक होंगे। सर कोई कब ऐसा आपको लगा कि मैंने किसी आदमी की ज़िंदगी बदल दी है, ऐसा कोई इंसिडेंट? ये वक्तव्य देना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम जिंदगी बदलने वाले कोई भी नहीं है, वो तो भगवान राम होता है। हम कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं? हम किसी का फेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको उनके पाँव पे खड़े होने में और स्वस्थ होने में मदद जरूर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरे पास में आए, और ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल व्हीलचेयर में आए, क्रिपल्ड थे। मेरे को याद आता है एक लड़की आई हमारे पास में, मात्र 30 वर्ष की अवस्था थी, उनको गठिया बाय यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस था काफ़ी खराब, और व्हीलचेयर में आई थी। और उनका 2014 में मैंने ऑपरेट किया था उनके, तो उस वक्त और उनके पास में परेशानी थी, वित्तीय परेशानियां भी थी और यंग एज थी, काफ़ी पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। तो उनके फिर हमने कुछ, हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग सहायता करने के लिए मौजूद रहते हैं, तो उनसे बात की और हमने उनके दोनों कूल्हों का ऑपरेशन किया। और आज वो 10-12 साल हो गए उनकी, फिर उनकी मैरिज भी हुई और वो अच्छा स्वस्थ जीवन दे रही है, उनके बच्चे वगैरह हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो जब भी मुझे कॉल करते हैं तो मतलब मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि शायद मैं इनके लिए कुछ कर पाया। डॉक्टरी आपके लिए पेशा है, सेवा है सर? ये आपने मेरे से एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि पेशे से चालू हुआ और सेवा की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब हमने चालू किया तो डेफिनेटली उस वक्त जो स्थिति थी, हमें जीवन यापन के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, तो ये सब चीज़ें, परिवार होता है, सबको सपोर्ट करना है। तो डेफिनेटली एक ये कह सकते हैं कि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो इसी पेशे से होनी थी। लेकिन अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, और इसीलिए अब मेरे में एक सेवा भावना शायद पहले के मुकाबले बढ़ने लगी है। अगर डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता है सर? शायद कुछ भी नहीं होता। आप पूछेंगे कैसे सर? मेरा एक्चुअली सपना था, जब मैं बहुत छोटी क्लास में था, 5th क्लास में, 6th क्लास में, तो उस वक्त मैं अपने मदर या दादी जी वगैरह के संग डॉक्टर के दिखाने जाते थे। तो मैं डॉक्टर कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे पेशेंट देख रहा है, मैं उनको एडमायर किया करता था। हम लोग एक रिलेटिवली ऑर्थोडॉक्स फैमिली से मैं आया हूँ, और हमारा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। तो वहाँ लाइन में बैठते थे, फिर एक गंटे में नंबर आता था डॉक्टर्स का, फिर वो मैं देखता था, मैं उनको एडमायर करता था कि कैसे ये अच्छे सज्जन है जो बहुत अच्छे से सबसे बात कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त लगता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो फिर जब मैं मेडिकल में आया तो उस वक्त भी मेरे ऑलमोस्ट मैंने टॉप ही किया राजस्थान में, फिर पीजी के अंदर भी मैंने टॉप ही किया राजस्थान में। और अपनी इच्छा से जो भी सब्जेक्ट जो भी मैंने चूज़ किया, वो मेरे पास सब चॉइसेस ओपन थी, तो मैंने अपनी इच्छा से चूज़ किया जो भी मुझे मिलना। मेरे को मालूम था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलना है, मेरे को जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी है, तो मेरे पास बाकी चॉइसेस भी थी, लेकिन मैं अपनी चॉइस से ही आगे बढ़ा। तो ये कह सकता हूँ मैं कि शायद अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं होता या मैं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। आई डोंट नो। सर उन लोगों से क्या कहेंगे, कुछ नहीं करते हैं
और अपने मतलब शरीर से प्यार करना भूल गए, शरीर से प्यार करना भूल गए। सर हाँ। आजकल लोग एक्सरसाइज करते हैं ना और कुछ। देखिए, एक चीज़ कंफर्म है, हम LIC क्यों कराते हैं? हम LIC इसलिए कराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में एक शांति रहे कि अगर हम रहें या नहीं रहें, लेकिन शायद हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। उसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन फॉर्म ऑफ डाइट, इन फॉर्म ऑफ सम स्पिरिचुअल थिंग्स एंड सम, तो ये सब चीज़ें जब हम कहते हैं उनको, तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट एक ही होता है कि आप अपने शरीर से प्यार करें और उस शरीर को स्वस्थ रखें। पहला सुख निरोगी काया, ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो ही आप अपने परिवार का और बाकी सबका ध्यान रख पाएंगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो खुद से जरूर प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप अपने आप को प्रसन्न रखोगे, दूसरे अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सर 4 सवाल है, पूछिए। रैपिड है। सबसे प्रेरणादायक मरीज कौन है सर? मेरे एक पेशेंट हैं जिनको मैंने, मतलब मैं आज भी याद करता हूँ तो शायद मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे एक पेशेंट हैं, बुजुर्ग थे, उनके मैंने ऑपरेशन किया था और उनके हिप का ऑपरेशन किया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर जब 4-5 साल हो गए तो वो मुझे OPD में दिखाने के लिए आए, लेकिन अब की बार वो उनकी वाइफ को लाए। वाइफ को जब मैंने देखा तो उनके स्पाइन का इशू था, उनको हिप का इशू नहीं था, स्पाइन का इशू था। मैंने अपने स्पाइन वाले साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई इनको स्पाइन के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो बुजुर्ग हैं, 70-75 वर्ष की अवस्था थी उनकी, तो वो वाइफ वापस से मेरे पास OPD में आ गए जब उनको स्पाइन सर्जरी की। और वाइफ ने मेरे पास में जिद कर ली कि नहीं डॉक्टर साहब, आप तो मेरे है ना हिप का ही ऑपरेशन कर दो, आप हाथ लगाओगे तो स्पाइन भी ठीक हो जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, मैं उनको कन्विंस ही नहीं कर पा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं ऑपरेशन तो करता हूँ लेकिन मैं एक ऑपरेशन से सब चीज़ें ठीक नहीं कर सकता। तो मैं स्पाइन का ऑपरेशन स्पाइन का काम करेगा, हिप का ऑपरेशन हिप का करेगा। उनको बहुत मुश्किल से मैं समझा पाया, लेकिन आप उनका ये देखिए, उनका विश्वास देखिए और उनका स्नेह देखिए कि वो चाह रहे हैं कि आप ऑपरेशन करो, भले ही आप कुछ भी करो, भले स्पाइन का है आप दूसरा करो, लेकिन आप करो। आप ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले क्या करते हैं सर? ये मौका सभी सर्जन्स के पास में होता है और मैं कहता हूँ कि सभी को करना चाहिए। हम लोग जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी से पहले हम अपने हाथों को वॉश करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साबुन और कुछ केमिकल से वॉश करते हैं, जिसकी अवधि 3 से 5 मिनट होती है। और ये वो अवधि होती है जब आपको और कुछ काम नहीं करना होता, आपको सिर्फ साबुन। तो ये एक वो समय होता है जब आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आप साबुन लगा रहे हैं। तो आप जब साबुन लगा के अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं, उस वक्त आप जब हाथों को आपस में टच कर रहे हैं, तो उस वक्त बेस्ट है कि आप भगवान को डेफिनेटली सुमिरन करें। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो डेफिनेटली मैं हनुमान चालीसा बोलता हूँ, पेशेंट ठीक हो जाए और मैं शायद अच्छे से काम कर पाऊँ, इसके लिए करता हूँ। और एक और चीज़ हमने OT में डाल रखी है कि वो तो शायद कई लोग करते होंगे कि जब हम इंसिजन लगाते हैं तो उस वक्त एक जय श्री राम बोलते हैं सबके सब लोग। इंसिजन यानी जब चालू करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। बस वो एक हैबिट बनी हुई है इतने सालों से और करते हैं, शायद भगवान सहायता भी करता है। सर मरीज कैसे अजीब से सवाल पूछते हैं आपसे कि आप झल्लाहट आ जाए? नहीं, मरीज के सवालों पे देखिए झल्लाहट तो कभी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इनोसेंट है, वो चीज़ को कोरिलेट कर रहा है, लेकिन वो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी कोरिलेट करता। तो डेफिनेटली, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जो एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो पढ़ करके आते हैं, तो वो हमसे वो सवाल पूछते हैं जो बिल्कुल सारगर्भित होते हैं, जो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। और वो पेशेंट जिनको जानकारी कम होती है, वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो शायद इन डेप्थ नहीं होते। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में हम अपनी पूरी चेष्टा और अपने पूरे ज्ञान के हिसाब से उनको जवाब देते हैं। सर लोगों से अपनी हड्डियों को ठीक रखने के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं सर। तो जैसा आपने अभी कैस्टोराइड वाला बता दिया। हाँ, तो देखिए 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। पहला, आप
वॉकिंग रेगुलर करें, नियमित करें, और एक टारगेट रखें कि 10,000 कदम पर डे चलना है, 10,000 स्टेप्स पर डे आपको वॉक करना है। अगर आप 10,000 स्टेप्स पर डे वॉक करेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और दूसरा, आपकी डाइट, तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो बैलेंस्ड हो, जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, जिसमें विटामिन डी भी हो, जिसमें आयरन भी हो। तो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है कि आपकी थाली में सभी कलर के पदार्थ हो, यानी थोड़ा हरी सब्जी भी खा लीजिए, थोड़ा दही खा लीजिए जो सफ़ेद रंग का है, थोड़ा अनाज खा लीजिए, थोड़ा और सलाद खा लीजिए। तो रंग बिरंगे पदार्थ खाइए जो भगवान ने बनाए हैं, सब सोच के ही बनाए हैं, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे इंद्रधनुष की जैसे। डॉक्टर साहब ने कहा कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी क्योंकि भगवान ने सारी चीज़ें बनाई है, लेकिन खाइए, शुद्ध खाइए। शुद्ध खाइए। सर वो शुद्धता वाली शुद्धता मिलता भी नहीं है सर, अब तो हालत ये हो गई, जहाँ मतलब अखबारों में पढ़ते हैं कि शुद्धता है कहाँ। शुद्धता डेफिनेटली जो आपके आसपास में जो भी, जहाँ से भी आप सामान लेते हैं, तो आप डेफिनेटली अगर उनसे थोड़ा सा आप अच्छे रिलेशन रखें और आप उनसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे, क्या इसका उत्पादन किस तरीके से हुआ है, तो आपको कुछ हिंट ऐसा मिल जाएगा जिससे आप ये डायग्नोस कर सकें कि चीज़ शुद्ध मिल रही है या नहीं। और डेफिनेटली हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाइए। वंस इन अ वाइल बाहर का खा सकते हैं, बट डोंट मेक इट हैबिट, आदत मत बनाइए बाहर के खाने की। डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर के खाने की आदत मत बनाइए और कोशिश करिए कि शुद्ध मिल जाए आपको। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जिन्होंने भी आपको सुना है और सुन रहे होंगे और सुनेंगे आगे, वो आपकी इन बातों को ध्यान रखेंगे और खासकर बच्चे अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने कहा कि एस्टेरॉइड्स लोगे तो नुकसान होगा और बाद में खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे। क्यों सर? हाँ साहब, बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है अगर मैं दे पाया तो, कि स्टीरॉइड्स का सेवन कभी भी बॉडी बिल्डिंग वाले बच्चे नहीं करें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुत गहरे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और यंग एज के अंदर ही विकलांगता आने का संभावना होती है। तो ये तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि कभी भी नहीं करना। आप कीजिए, बॉडी बिल्डिंग कीजिए, लेकिन स्टीरॉइड्स का सेवन नहीं कीजिए। चलिए सर, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि जो भी आपको सुनेंगे वो इस पर गौर करेंगे। फिर अगली बार एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। आज तो जिन्होंने जानकारी दी है मेरे भी दिल को छुई है, तो मुझे लगता है कि आपके दिल को भी ये छुएगी। सर नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।